बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ भुट्टा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान में सियासी निज़ाम के हवाले से। अगर हम बात करें 1960s, 70s, 80s की, तो उस ज़माने में स्टूडेंट्स यूनियंस हुआ करती थी। उनकी बेस पे जो आपके डिफरेंट इदारे थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, वो स्टूडेंट्स की सियासी एतबार से भी ग्रोमिंग करते थे। लेकिन ज़ियाउल हक के ज़माने के बाद स्टूडेंट्स यूनियंस को क्लोज कर दिया गया और उसके बाद जो अर्ली 90s की या लेट 80s की सियासत थी, उसमें बेसिकली दो मेजर धड़े थे। एक को मियां नवाज शरीफ हैंडल कर रहे थे और दूसरे को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। दो बड़ी एक्सट्रीम आइडियालॉजीज थी, राइट विंग और लेफ्ट विंग की। लेकिन उस जमाने में भी एक दूसरे के अगेंस्ट बातें हो रही थी, कीचड़ उछाला जा रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा पोलराइजेशन नहीं हुई। तो 2010 में एक नया सियासी फैक्टर इमरान खान साहब मुतारिफ हुए। आल्दो कि उन्होंने सियासत में 1996 के बाद में बुनियाद रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन उनको जो बूम मिला वो लाहौर के जलसे से मिला और उसके बाद हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा हो गया, जिसको पोलराइजेशन कहते हैं। इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो ये समझते हैं कि जो लोग उनके साथ हैं, जो उनके नुक्ता नज़र से मुतफिक हैं, वही ठीक है, और वही लोग अगर कल को उनके नुक्ता नज़र से डिसेंट करें तो वो लोग क्या समझते हैं कि ये लोग गद्दार हैं, ये लोग जाहिल हैं, ये लोग करप्ट हैं। वो सुनने को तैयार ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा वो मुआशरे में बहुत ज्यादा डिवाइड हो गई है। अब हर बंदा दूसरे बंदे को क्या समझता है, जिसकी डिसेंटिंग वॉइस है कि यार वो या तो गद्दार है या करप्ट है या जाहिल है। उसमें चाहे आपके मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें या सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लें, जो भी डिसेंटिंग वॉइस है उसको आप बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। तो ये जो डिवीजन हुई है, इसमें इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं मानता हूं कि खान साहब एक आइकॉनिक फिगर है पाकिस्तान में। उनके एक हिस्ट्री है, वो पाकिस्तान के पाकिस्तान सिर्फ नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाहों में थे। उन्होंने एक फेम गेन की, उस फेम को लेके पॉलिटिक्स में आए। ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों के अरूज और जवाल में उनकी तरवीज में कुछ खुफिया हाथ भी रोल प्ले करते हैं। तो खान साहब को भी एक अल्टरनेटिव के तौर पे पीपीपी और पीएमएलएन के अल्टरनेटिव के तौर पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया गया। उन्होंने एक रोल प्ले किया। आफ्टर दैट वो इक्तदार में आए। उन्होंने तकरीबन 3.5 साल इक्तदार में गुजारे हैं। वो एक अलहदा किस्सा है जिस पे फिर में बात करेंगे किसी दिन, कि उनका जो 3.5 साल का दौर इक्तदार है वो कितना कामयाब है और कितना नाकाम है। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में लाहौर के जलसे के बाद जो उनको एक पॉलिटिकल बूस्ट मिला, उन्होंने सोसाइटी में एक डिवीजन पैदा की है। कुछ वॉइसेस ऐसी हैं जो उनकी फेवर में हैं, कुछ वॉइसेस ऐसी हैं जो उनके अगेंस्ट है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया है कि इस वक्त पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि हम कोई भी डिसेंटिंग बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरे अहले दानिश लोगों से, जो सियासी वर्कर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी नजरिया से ताल्लुक रखते हैं, जो मजहबी पेशवा हैं, उनसे एक ही गुजारिश है कि सोसाइटी को उस नहज पे ना लेके जाए जहाँ पे सिर्फ तबाही हो। हमें बर्दाश्त सीखनी चाहिए, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए। अगर कोई वॉइस आपके डिसेंट भी है
اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. ہاں آپ بالکل ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن کسی لاجک پہ، کسی نظریہ پہ، کسی بنیاد پہ، صرف اس بنیاد پہ نہیں کہ اگلے بندے کی رائے آپ کے خلاف ہے تو آپ کہیں کہ وہ تو غلط ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. خان صاحب آج کل بہت کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. ان کے فالوورز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ خان صاحب کے ڈسینٹنگ بات کرتا ہے وہ ایبسولوٹلی ناٹ ہے. ہاں خان صاحب کی بھی اچھی باتیں ہیں، پی ایم ایل این کی بھی کچھ اچھی باتیں ہوگی جو اب رولنگ پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی کچھ اچھی باتیں ہوں گی، کچھ سے ہمیں اختلاف بھی ہوگا. ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے سیاسی نظریات کا پرچار کر سکے، لیکن خدا را دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرے، دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کرے. ادروائز یہ ہمارے لیے تباہی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.